क्या वाकई लगता है कि इस देश पे मुसलमानों का कब्जा हो सकता है? कभी नहीं। सर, हमने तो अपने देश के राष्ट्रपति ब्राह्मण को मुसलमानों को बनाया है। हमने अपने देश के गृह मंत्री मुसलमानों को बनाया है। हमने अपने देश की पहली शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया था। अमित शाह के बेटा जैसा क्रिकेटर बन गया। हाँ। देखते हैं सचिन तेंदुलकर को फेल कर दिया। हाँ। एक नंबर क्लास क्रिकेटर है। राजनाथ जी के बेटे दोनों विधायक बन गए, मंत्री बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप यशवंत जी के बेटे बन गए, जयंत सिन्हा बन गए। किसके बेटे क्या नहीं बने, लेकिन गरीबा के बेटा तो कुछ नहीं मिला। और मिला ना, हाथ में झंडा मिला ना, झंडा ले, वो राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाओ, हाया करो, 200 रुपए मिला। और हम हिंदू हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है पूजा करना। अगर मेरा भाई कोई मुसलमान है तो उसका कर्तव्य है अजान पढ़ना, उसका कर्तव्य है नमाज पढ़ना। इसलिए तो 100 रुपए का पेट्रोल भरवाओ, नहीं तो पाकिस्तान मुसलमान तुम्हें कब्जा कर लेगा। तो अब यही करने के लिए हम आए हैं। हमारे देश पे तो पहले भी राज था मुगल का, कहाँ हम बर्बाद हो गए। आजादी की लड़ाई में हमने बीजेपी की किसी को कुर्बानी करते हुए नहीं देखा। तो मोदी भैया अब बैठा तो लेके आए हैं बिहार से। अब उसको बैठा के हम गुजरात छोड़ के आएंगे, क्योंकि अब 2024 में आपको जगह नहीं है दिल्ली में रहने, क्योंकि हमको मंदिर में घंटा बजाना है, बच्चे को भेजना है भीख मांगने के लिए। अब मोदी जी का बच्चा जाएगा पढ़ने विदेश में, अमित शाह का बच्चा जाएगा पढ़ने। अरे भाई, तो भीख मांगने भेजना ही पड़ेगा यार, तो आपने चुना है। आपकी औकात से ही मोदी जी जहाज में उड़ते हैं। मैं सरेआम कह रहा हूँ, आप ही का पैसा है, डोंट से दैट। वो मोदी जी के भैया के खाता में गया, पेटवा कटा गरीबा का, और पैसा खाया मुटका पैसा। वो बनाने वाले लोग तो गद्दार थे देश के, जो बना गए। अगर वो ना बनाते तो ये बेचते कहाँ से। तो नालायक बेटा जब पैदा होता था पहले संपत्ति बेचता। तो आप अपने बेटी के लिए जब लड़के ढूंढने जाते हैं तो सरकारी नौकरी होना चाहिए, भले चपरासी ही सही, प्राइवेट नहीं चलेगा। चाहे जमीन बेच के तिलक हम दे दें उसको, सरकारी नौकरी वाले चाहे, लेकिन देश में मोदी जी हैं तो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। इनका आपको फायदा नहीं मिलेगा, उससे कॉर्पोरेट को फायदा मिलेगा। क्या सरकार तो बेचने के लिए तैयार है। इनको अपने पापा का तो संपत्ति है नहीं जी बेचने में कष्ट होगी। इनकी बनाई हुई एक संपत्ति तो है नहीं। आज तक मोदी जी एक भी IIT बनाए हैं? आज तक मोदी जी 1 या 2 एम्स बनाने के अलावा एक भी अस्पताल बनाए हैं? आज तक मोदी जी कितने विश्वविद्यालय दिए? बैंक वालों का काम था बैंकिंग देखना, तो बैंक वाले बैठ के आपको इंश्योरेंस बेचते हुए मिलेंगे। जिस अब संस्था का जिस कर्मचारी का जो काम था, टीचर का काम था पढ़ाना, तो वो आपको गांव-गांव में घूमते हुए अलग काम करते नजर आएंगे। मुझे हैरानी होती है इस बात से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख के लोग हंसता भी है और जुमलेबाज कहता भी है। और मुझे हैरानी इस बात से होती है कि कपिल शर्मा का शो फेमस क्यों है, मोदी जी का शो फेमस क्यों नहीं है। मोदी जी का शो इतना फेमस है। दोस्तों नमस्कार, हमारे पीछे जो ये लोग खड़े हैं, ये लोग आए हैं बिहार से। बिहार में शिवहर जिले से। शिवहर जो सीतामढ़ी से कट के 1994 में बनी थी। इन लोगों का डिमांड है कि शिवहर में रेल लाइन आना चाहिए, रेलवे आना चाहिए। एक तरफ जनता रेल मांग रही है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट मौजूदा सरकार से रेल मांग रही है। जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे का नंबर है, स्टेशन हो, ट्रेन हो, सब प्राइवेट होता जा रहा है। उस वक्त में जनता के पैसे से एक नया लाइन बिछा के और उसको भी कॉरपोरेट के हवाले किया जाएगा, जो ऑलमोस्ट तय है। न बैंक बच पा रहा है, न PSU बच पा रहे हैं, लेकिन इस देश की रीढ़ भारतीय रीढ़ तो बैंकिंग सेक्टर भी है, जिसको प्राइवेटाइज करने के बिल्कुल प्रक्रिया में आ चुकी है सरकार। भारतीय रेल एक गरीबों का वो साधन जो सदियों से भारत में गरीबों के लिए एक लाइफलाइन रही है, जहां पे 100 रुपए के अंदर में लोग कम से कम 500 किलोमीटर चले जाते थे। लेकिन आज क्या हाल है। लेकिन ये जो जनता खड़ी है, जो शिवहर से जिले से आए हैं और छात्र हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें रेलवे दो, यानी कि शिवहर में रेलवे स्टेशन होने चाहिए, शिवहर तक रेल जाना चाहिए। लेकिन क्या इससे कुछ फायदा है? आज के वक्त में जिस तरह से रेल के किराए दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, क्या गरीबों के लायक वो बचा है? क्या शिवहर में अगर स्टेशन बन जाता है, जो इनकी डिमांड है, रेलवे चली जाती है, तो क्या उस रेलवे का फायदा गरीब जनता को मिलेगा? क्योंकि रेलवे एक ऐसा साधन था जो गांव को जोड़ती थी, गांव को शहर से जोड़ती थी, और जो रेल देश के विकास में बहुत बड़ा एक सहायक हुआ और वन ऑफ द टॉप कंपनी है रेवेन्यू जनरेट करने में। और उस रेवेन्यू जनरेट करने में अगर हम दिल्ली से बिहार की लाइन की बात करें, चाहे दरभंगा हो, जयनगर हो, मधुबनी हो, पटना हो, सीतामढ़ी हो, कहीं का नाम ले लीजिए, तो टॉप रेवेन्यू कमाती है पर डे के हिसाब से रेल उस रूट से। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और रेलवे की डिमांड क्यों कर रही है, बताइए। रेलवे का डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि शिवहर एक ऐसा ज़िला है
और बिहार के मैप में तो आता है लेकिन रेलवे के मैप में नहीं आता है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि हमारा जिला का जितना गांव है लगभग समथिंग 200 गांव होगा हमारे जिला में, लेकिन 200 गांव में कहीं से रेलवे लाइन नहीं गुजरी है। 207 गांव है आपके जिले में? हाँ वही समथिंग 200 गांव 207 गांव है मैं वो वही। हाँ तो वो उससे गुजरी नहीं है रेलवे लाइन। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि उससे इनकम का बात है, चाहे जो भी उसका सुविधा की बात है, तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कॉलेज भी नहीं है। कॉलेज भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने लड़ा तो एक अनुकंपा पे कॉलेज खुला है जो डिग्री कॉलेज है, जहाँ ग्रेजुएट कर पाते हैं लोग। और हम लोगों का ग्रेजुएशन कितने साल में ग्रेजुएशन होता है वहाँ उस कॉलेज? 5.5 साल में। ये जानना जरूरी है। ये मैं आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे बुरे हाल के, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो मगध यूनिवर्सिटी, और मगध यूनिवर्सिटी में अगर डेटा आप देखेंगे, एक मिनट, डेटा आप देखेंगे तो पिछले 5 साल से जो विद्यार्थी वहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिजिकल शिक्षक यानी कि शिक्षक की मौजूदगी उनको देखे हुए क्लास में 5 साल हो गए, एक भी क्लास नहीं हुआ जिसमें प्रोफेसर की मौजूदगी हो। ये हाल है वहाँ खाली पदों का। ये कहना यहाँ जरूरी था। कुछ कह रहे थे आप, बताइए। हाँ तो वही बता रहे थे कि वहाँ तो कॉलेज था नहीं। अब इंटर कर लेना है, आपको दूसरे जिला जाना है। अब आप ठहरे गरीब आदमी, आपका तो वही हाल है। अब बाढ़ ग्रसित हमारा क्षेत्र भी है, तो किस तरह से इनकम होगा आप समझ ही रहे हैं। और रेलवे की सुविधा तो है नहीं, तो आप सस्ते में जा भी नहीं सकते हैं। रेलवे सस्ता कहाँ है दोस्त मेरे? तो बस से तो सस्ता था ना। आप अभी भी बस आप बिहार से दिल्ली आए हो ट्रेन से? एकदम बिल्कुल। हवाई जहाज से तो आए नहीं हो? नहीं, ट्रेन ही से आए हैं। ट्रेन ही से आए हो? हाँ हाँ हाँ। जिस ट्रेन का किराया हम अमूमन बात करें तकरीबन 1000 या 800 में, गरीब रथ को जोड़ लीजिए 600 में लोग आ जाते थे दिल्ली नॉर्मली। आज उसी का किराया डायनेमिक फेयर लगा दिया गया है, तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 3-3 गुना किराया लग रहे हैं मेरे दोस्त। सस्ता रहा कहाँ रेल? बिल्कुल निश्चित तौर पे आप सही बोल रहे हैं कि रेलवे सस्ता नहीं। यही तो है, सरकार उसको निजीकरण करके चाह रही है कि आपको सेवा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, लेकिन है कहाँ। आप अब मेरे जगह पे आए हैं, जो मैं आपको कहना चाहता था। आप एक नौजवान हो देश के, भारत की आबादी के 64% जनसंख्या अभी नौजवान है, आप युवा हैं अभी। आप सबसे पहली बात, जो इस देश को बेचा जा रहा है, संपदा को जो बेचा जा रहा है, जो जनता के लिए बना था, जब तक वो नहीं रुकेगा तो आप रेल चिल्ला के रह जाएंगे। रेल पहुंच भी गया ना तो उस रेल का आपको फायदा नहीं मिलेगा, उससे कॉर्पोरेट को फायदा मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता? देखिए, देश की जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, और ये बता करके निजीकरण किया जा रहा है जी, जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, इसलिए इसको निजीकरण कर दिया। आपको मैं बता दूं फायदे की बात, तो बिहार के हुए थे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने पूरे विश्व को दिखाया था जो रेल से फायदा कैसे लिया जा सकता है। और रेल की टिकट भी नहीं महंगी हुई थी। उस टाइम की न्यूज अगर देखा जाए तो रेल की जितनी टिकट थी, सेम टिकट उस समय थी। उन्होंने सुविधा किया, जो फर्जी में सामान थे फेंके हुए उसको बेचा गया, और अपनी रेल की व्यवस्था करके रेल को प्रॉफिट में लाया गया था। लेकिन आज भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं जो नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज दाम इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग त्रस्त आ जाए। लोग कहे जो सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, लोग कहे जो सरकार के साथ रेल नहीं चल रही है तो प्राइवेट को दे दो, और सरकार तो बेचने के लिए तैयार है। इनको अपने पापा का तो संपत्ति है नहीं जो बेचने में कष्ट होगी, इनकी बनाई हुई एक संपत्ति तो है नहीं। आज तक मोदी जी एक भी IIT बनाए हैं? आज तक मोदी जी 1 या 2 एम्स बनाने के अलावा एक भी अस्पताल बनाए हैं? आज तक मोदी जी कितने विश्वविद्यालय दिए? बिहार में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। मोदी जी जाकर के पटना विश्वविद्यालय में जाकर के चिल्ला करके आ गए, लेकिन पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक नहीं मिला। बिहार में सेशन लेट की बात कर रहे हैं, इसकी लड़ाई हम लोग बिहार में लड़े थे। बिहार में 19 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से पटना विश्वविद्यालय को छोड़ करके 18 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो 5 साल से पहले स्नातक की डिग्री नहीं देती है। जहाँ एक बार बताइए, आप बिहार से आते हैं, सरकारी लोग अगर काम नहीं करते तो इस देश का जो विकास हुआ पिछले 60 सालों में, आज जिस रेलवे को बेचने की कवायद चल रही है वो किसने बनवाई? आज जिस बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कॉर्पोरेट के हाथों दिया जा रहा है, वो किसने बनवाई? आप जिस एयरपोर्ट को बेच रहे हैं वो किसने बनवाई? आप जिस बंदरगाह को बेच रहे हैं वो किसने बनवाई? आप जो BPCL को बेच रहे हैं, तेल कंपनी बेच रहे हैं, वो किसने बनवाई? जो शिपिंग कॉर्पोरेशन है किसने बनवाई? और एक चीज गौर करना, आप जितने भी PSU हैं उस सब के पीछे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत लगा उस नाम के सामने, तो सबको तो नीलामी पर लगा दिया। और सरकारी लोग अगर काम नहीं करते तो ये देश यहाँ पे आज खड़ी नहीं होती। और कहते हैं ना अपने बिहार में, निकम्मा बेटा, बना लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से। बेटा और दामाद सरकारी नौकरी वाला चाहिए, मांगते हैं ना बिहार में, और
नौजवान ही जो गुमराह नौजवान है खड़े होकर गाली देते रहते हैं सरकारी नौकरी वालों को, क्योंकि अनपढ़ है ना, खुद नौकरी करने मिल नहीं सकता उनको। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एक चीज़ है, जो एक बात हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे तो लोगों को बता रहे थे, यही जो आप प्रश्न किए हैं, यही प्रश्न हम अपने बुजुर्ग से करते हैं। जो आप अपने बेटी के लिए जब लड़के ढूंढने जाते हैं तो सरकारी नौकरी होना चाहिए, भले चपरासी ही सही, प्राइवेट नहीं चलेगा, चाहे ज़मीन बेच के तिलक हम दे दें उसको, सरकारी नौकरी वाले चाहे। लेकिन देश में मोदी जी हैं तो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तो दोनों चीज़ कैसे हो सकता है संभव? या तो आपको सरकारी नौकरी वाले मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं करते हैं तो इतनी बड़ी महामारी आई, पूरे देश के सभी प्राइवेट अस्पताल बंद कर दिए गए थे, तो फिर इतना बड़ा जो स्वास्थ्य का ये व्यवस्था तो संभला किसने संभाला? क्या वो सरकारी कर्मचारी नहीं संभाल रहे थे? क्या उसमें ये आशा वर्कर और ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इन्हीं के योगदान से तो संभला है? कौन है वो? वही तो है सरकारी कर्मचारी। लेकिन आप अगर जो जिस काम के लिए बहाल हुआ है आप उससे वो काम करवाएंगे तभी तो हो पाएगा। यस यस यस, ये एक मिनट, बहुत अच्छी बात कही। बैंक वालों का काम था बैंकिंग देखना, तो बैंक वाले बैठ के आपको इंश्योरेंस बेचते हुए मिलेंगे। जिस अब संस्था का जो जिस कर्मचारी का जो काम था, टीचर का काम था पढ़ाना, तो वो आपको गांव गांव में घूमते हुए वाला काम करते नजर आएंगे। तो चुनाव लड़ रहा है, मास्टर जी चुनाव लड़वा रहे हैं, बच्चा जी खिचड़ी खा रहे हैं, और नीतीश जी कह रहे हैं कि वाह क्या काम हो रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम इतना अनाज दान कर दिए। ये हाल है। और आपने एक अच्छा सवाल किया था जो कि अडानी अम्बानी जो अभी कर रहा है, आपने जो कहा कि ये बिक गया वो बिक गया, इसको बनाने वाले कौन लोग हैं? और वो बनाने वाले लोग तो गद्दार थे देश के, जो बना गए। अगर वो ना बनाते तो ये बेचते कहाँ से? तो नालायक बेटा जब पैदा होता था पहले संपत्ति बेचता है, और लायक बेटा पैदा होता था संपत्ति को खरीदता है। तो लायक बेटा वो था जब देश आजाद हुआ, तब देश में कुछ नहीं था, सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, तो किसी ने देश को उस लायक बनाया कि धर्म के नाम से देश को नहीं बांटा, और देश को किसी भी विपक्ष को दबाया नहीं। अटल जी को सदन में बोलने का पूरा मौका दिया, और नेहरू जी सुनते रहे। अटल जी बड़ा गरजते थे सदन के अंदर, लेकिन कभी नेहरू जी, इंदिरा जी या किसी सरकार ने उस टाइम ये नहीं कहा कि भाई तुमने ये क्यों इतना बोला, तुमको ईडी भेजेंगे, तुमको वो सीबीआई भेजेंगे, तुमको जेल में डालेंगे। लेकिन आज क्या कर रही है सरकार? आज बोलोगे तो तुमको जूता मारेंगे, ईडी से, सीबीआई से, इंक्वायरी से, राजद्रोह का मुकदमा होगा। उसके बाद जुमले से आप फेंकेंगे कि चप्पल पहनने वाला जहाज में चलेगा, और जूते का चप्पल का औकात नहीं पर नहीं छोड़ोगे। तब ये बड़ा अच्छा बात आपने कही, चप्पल वाला जहाज में। तब आप लोगों तो जहाज एयरपोर्ट मांगो यार, हवाई जहाज, ये क्या रेल मांगने बैठ गए? आपने क्या बात कही है सर? मुझे हैरानी होती है इस बात से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख के लोग हंसता भी है और जुमलेबाज कहता भी है। और मुझे हैरानी इस बात से होती है कि कपिल शर्मा का शो फेमस क्यों है, मोदी जी का शो फेमस क्यों नहीं है? मोदी जी का शो इतना फेमस है, सब न्यूज चैनल पे शो ही तो चलता है यार। मैं जिस शो की बात कर रहा हूं दूसरा शो है। मोदी जी का शो न्यूज चैनल पे चलता है, कपिल शर्मा का शो घर वाले चैनल पे चलता है। मोदी जी का शो फेमस इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो नहीं है, दूसरे तरीके का। कपिल शर्मा का शो कॉमेडी फेमस है, और मोदी जी का जुमलेबाजी फेमस है। तो वहां जो चैनल खोलिएगा तो कटर पटर जो चलता रहता है। 4 प्रवक्ता होते हैं साहब, एक बीजेपी के होते हैं, एक बीजेपी के बाहर से होते हैं, एक बीजेपी के डिबेट में बैठते हैं, और एक चैनल वाला अपना बैठाता है। 4 व्यक्ति बैठते हैं और चारों मिलकर मुर्गा लड़ाते हैं, और एक विपक्ष का आदमी बैठा होता है जो जी हाजुर करके एक लाइन बोलता है कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं। अरे चारों तरफ से जो घेर के चारों तरफ से कहता है आप कैसे बोल दिए, ये बात बीच में गलत बोल रहे हैं, और कहे कि हवाई जहाज की बात। तो मोदी जी बड़े चौरा होके आए थे मुजफ्फरपुर में कहने के लिए कि मुजफ्फरपुर वालों तुमको तो स्मार्ट सिटी बना के देंगे ही देंगे, साथ में जहाज से जिच्चे उतारेंगे। और क्या मजाल है कि जहाज से उतारेंगे, खुद जहाज लेके उड़ गए, खुद जहाज लेके नया जहाज बनवा लिए। देश का जहाज गया बाहर में, अपना जहाज मस्त मोला चल रहा है एयर कंडीशन हवाई जहाज में। बिहार के जहाज क्या लेना है, उनको तो अडानी जी दे रहे हैं जहाज। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया था उन्होंने। वो बोले थे क्या बोले थे? 60,000 लोगे, 70,000 लोगे, 80,000 लोगे, 1 लाख करोड़ लोगे, लो तुमको दिए हम 100 लाख करोड़ रुपया, खुश हो जाओ। कहाँ गया? किसके पेट में गया? किसके अकाउंट में गया? किसके खाते में गया? वो मोदी जी के भैया के खाता में गया। पेटवा कटा गरीबा का, और पैसा खाया मोटका पैसा वाला। अडानिया, अंबानिया, मोदी के भैया जो मोदी को टीवी में प्रचार करवाता है, जो मोदी जी को जहाज में उड़ाता है। किसान कहाँ उड़ा पाएगा? किसान की क्या औकात है? हमारी क्या औकात है? हम मोदी जी को उड़ा पाएंगे जहाज में? हमारी औकात तो नहीं है, लेकिन उसकी औकात है। आपकी औकात से ही मोदी जी जहाज में उड़ते हैं। मैं सरेआम कह रहा हूँ, आप ही का पैसा है, डोंट से दैट। आप ही का पैसा, इनका पैसा, क्या बात कर रहे हो आप? श्रीमान, आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं उसका तो जवाब नहीं लेते हैं ना कोई। आपने
पीएम केयर फंड में पैसा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने जवाब दे दिया, इसका कोई जवाब नहीं देना है। अगर मेरा पैसा ठीक है, होता उसके बाद इनकम टैक्स हम भरते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस इनकम टैक्स का कहाँ जवाब है? उसके बाद कह रहे हैं कि हम किसान को अनाज नहीं, दोस्त मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे। इनकम टैक्स तो 3.5 से 4% इस देश के लोग देते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है। आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात कीजिए तो आप जो नमक खरीदते हैं ना, उस पे भी टैक्स देते हैं। कोलगेट तो छोड़ो, जो नमक खरीदते हो ना, तो वो हिंदू उस पे बन रहे भी, ना, हाँ। तो हम हिंदू बन रहे हैं ना। भारत की 138 करोड़ जनता टैक्स देती बात है सुनिए ना रोज। सर, वो हम हिंदू बन रहे हैं सर, हम हिंदू बन रहे हैं, उससे पैसा से हम हिंदू बन रहे हैं। वो कोलगेट खरीद के हम हिंदू बन रहे हैं, वो टूथपेस्ट खरीद के हम हिंदू बन रहे हैं, वो नमक खरीद के हम हिंदू बन रहे हैं, क्योंकि हमको मंदिर में घंटा हो जाना है, बच्चे को भेजना है भीख मांगने के लिए। अब मोदी जी का बच्चा जाएगा पढ़ने विदेश में, अमित शाह बच्चा जाएगा पढ़ने। अरे भाई, तो भीख मांगने भेजना ही पड़ेगा यार। तो आपने चुना है, जिसने कहा था मैं 35 साल भीख मांग के खाया, 10-20 साल अपने बच्चे से मंगवाओ। ये बात हमें सही कहा। नहीं, हम चुना, बिल्कुल चुने। हमने एक भरोसा किया, 2014 में हमने भरोसा किया कि जितना जुमला दे के आए थे कि चलो यार कुछ नहीं होगा तो कुछ तो बेहतर ही होगा, ना से तो ही होता है ना हमेशा जीवन में, तो कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। लेकिन इतना बेहतर हुआ कि अमित शाह के बेटा जैसा क्रिकेटर बन गया, देखते सचिन तेंदुलकर को फेल कर दिया, एक नंबर क्लास क्रिकेटर है। राजनाथ जी के बेटे दोनों विधायक बन गए, मंत्री बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप यशवंत जी के बेटे बन गए, जयंत सिन्हा बन गए, किसके बेटे क्या नहीं बने, लेकिन गरीबा के बेटा तो कुछ नहीं मिला। और मिला ना, हाथ में झंडा मिला ना, झंडा ले, वो राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाओ, हाया करो, 200 रुपए मिले। और पकौड़ा तलने के लिए पकौड़ा तलने के लिए पकौड़ा के बेसन का दाम बढ़ा, तेल का दाम बढ़ा है, और जी न्यूज के बाहर पकौड़ा तलने की दुकान लगा दी। कितना लोग पकौड़ा बेचोगे यार, खरीदने वाला भी होना चाहिए। मैं तो ये हर इसमें कहता हूँ, पूरा देश से पकौड़ा बेचेगा, खाएगा कौन? पैसा किसी के जेब में है नहीं। चाइना भेजेंगे ना, जब मोदी जी पाकिस्तान जाके खीर खा सकते हैं। चाइना को लाल लाल आंख दिखा रहे हैं मोदी जी, वो बताते हैं मोदी टिकटॉक बंद करा देते हैं, 4 ऐप बंद करा देते हैं। सुनिए ना, लाल आंख दिखा के, लाल कपड़ा पहन के, और चाइना से गला मिलते हैं अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद घुसपैठ होता है, फिर 3 फोटो खिंचवा, 1 फोटो खिंचाता है, आगे मोदी जी होते हैं, कट टू कट होते हैं मोदी जी के भाई अमित शाह जी, उसे कट टू कट होते हैं राजनाथ जी, 3 फोटो होते हैं। उस फोटो से देश को डराया जाता है, चाइना डर के मारे घर में घुस जाता है, अमेरिका बाहर नहीं निकलता है, पाकिस्तान कहता है कि भैया हम पाकिस्तान दूर से बाहर से दूर रहो, और रशिया यूक्रेन सब तो युद्ध रोक दिया उस फोटो को देख के, तो फोटो से देश डराया जाता है, और सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, और जो बच जाता है वो पाकिस्तान से डराया जाता है, पाकिस्तान डराया जाता है, और आज का हिंदू मुस्लिम वोट ले लिया जाता है। इसीलिए तो 100 रुपए का पेट्रोल भरवाओ, नहीं तो पाकिस्तान मुसलमान तुम्हें कब्जा कर लेगा। तो अब यही करने के लिए हम आए हैं कि शिवहर रेल मांगने आए हैं, शिवहर में रेल बना रहे हैं, वो कच्चा रेल बना रहे हैं, मोदी जी के औकात रेल बनाने की नहीं है, तो हम लोग रेल बना रहे हैं, डम्मी रेल बना रहे हैं, ठीक है ना। उस रेल को पूरे शिवहर में घुमाएंगे, गोल 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 गोल, और मोदी जी को दिखाएंगे जुमले की सरकार मोदी जी भी 2014 से प्रधानमंत्री से पहले अहमदाबाद में एक वो डमी लाल किला बना के भाषण दिया था, याद है? तो वही रेल घुमाएंगे, और उसको लेके बिहार से दिल्ली खींच के लाएंगे, और मोदी जी के पास खड़ा करके कहेंगे ओ मोदी भैया अब बैठा तो रेल लेके आए हैं बिहार से, अब उसको बैठा के हम गुजरात छोड़ के आएंगे, क्योंकि अब 2024 में आपको जगह नहीं है दिल्ली में रहने का। लाल किला खाली करो, अब नहीं चलेगा, दिल्ली की गद्दी खाली करना पड़ेगा, और खाली करने के लिए अब बिहार आगे आ चुका है। ये तो अंगड़ाई है, लड़ाई यही बाकी है, और ये लड़ाई हम युवा मिलकर दिखाएंगे। लड़ाई अभी बाकी है। सीरियस नोट पे सवाल यह है कि जनता त्रस्त है, और जिस जनता की आवाज को दिखाया जाना चाहिए, इनकी आवाज को कुंद कर दिया गया है। ये जंतर मंतर पे चिल्ला के चले जाएंगे, कोई दिखाने वाला आपको नजर नहीं आएगा। और यही नहीं, हजारों को लोगों को मैं दिखाता हूं जो कोई पेंशन के लिए परेशान है, सरकारी नौकरी वाले का आज आते हैं दफ्तर में, कल नौकरी है कि नहीं, कहीं बिक ना जाए, कल वो उनको वही पर परेशान है। प्राइवेट नौकरी वाले के कहने क्या, इनफॉर्मल लेबर्स के कहने क्या, फॉर्मल लेबर्स के कहने क्या, किसकी आप बात करेंगे? लेकिन जिस सरकार को प्रेशर बनाने का काम था मीडिया का, वो मीडिया तो बिक चुकी है। तो आखिर उन पे प्रेशर बनेगा कैसे? बड़े चालाकी से पहले मीडिया को जेब में किया गया ताकि जनता की आवाज किसी को सुनाई ना दे। ये जनता चिल्ला रही है, लेकिन आवाज आपको कहीं सुनाई नहीं देगी। इसी जंतर मंतर पे चिल्ला के ये हो सकता है कल पटना लौट जाए, बिहार लौट जाए, अपने अपने घर को लौट जाए। लेकिन अगर इनकी आवाज, युवाओं की आवाज दिखाई जाती तो ये सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मनमोहन सिंह को मौनी बाबा यही सरकार कहा करती थी। इसी बीजेपी के बहुत सारे लोग कहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 8 सालों में मोदी जी ने नहीं की है। जब अभी तक सही बात कहें, जो मोदी जी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अभी एक पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं जो मन की बात करते हैं, तो वो अपनी मन की बात करते हैं कि देश की जनता की मन की बात करना चाहिए ना उनको। उनके मन में क्या है ये देश की जनता पर थोप रहे हैं। जनता की मन में क्या है ये होनी चाहिए। आप एक चीज़ और बताए हैं, जो प्राइवेटाइजेशन का खामियाजा क्या होता है।
जब जियो लॉन्च हुआ था, मैं जियो में नौकरी करता था, मैं भी इंजीनियरिंग करके जियो में नौकरी करता था। जब जियो लॉन्च हुआ था तो उस समय में लोग कहते थे जो बीएसएनएल को ख़त्म कर दिया जाएगा, बीएसएनएल काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, और जियो फ्री में आ गया। अरे मेरे भाई, मेरी बात से सुनो आप। जिस बीएसएनएल को कहते थे कि बीएसएनएल काम नहीं करता, खत्म हो जाएगा, उसी बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जियो लॉन्च किया गया। उसी बीएसएनएल के हजारों टावर्स पे जियो को जगह दिया गया, उस पे जियो काम कर रहा था, क्योंकि 4G के अंदर में बीएसएनएल को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। अगर बीएसएनएल 4G पे पार्टिसिपेट करता तो जियो से आधे रेट में उस वक्त भी दे रहा होता। उसी पे हम आ रहे हैं। जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की चर्चा बीजेपी वाले करते थे तो उस समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था और 19,000 करोड़ में 2G स्पेक्ट्रम के टेंडर निकली। घोटाला का क्या था पता नहीं। सुनिए ना, वो टेंडर निकली थी 19,000 करोड़ में। तो उसके बाद 2022 में, ये 2011 की बात है, 2011 में 2G स्पेक्ट्रम का टेंडर निकला 19 करोड़ में, और वही स्पेक्ट्रम जब 2022 में 5G का हुआ तो 22 करोड़ का निकला। तो आपने 22, मतलब इतने साल में, 12 साल में मात्र 2 करोड़ बढ़ी, 12 साल में केवल 200 करोड़ बढ़ी। तो घोटाला 2G हुआ या घोटाला 5G हुआ, इसकी जवाब जनता मांगेगी, और 24 में मांगेगी इस मोदी जी से, और इनको देना होगा, और इनको पुनः गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ कि नारा हम लोग लगाएंगे, और इस साइमन कमीशन को हम लोग वापस भेजेंगे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हमने बीजेपी की किसी को कुर्बानी करते हुए नहीं देखा था। जनसंघ की कोई व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी नहीं हुए थे। आज़ादी के बाद देश को समृद्ध बनाने के लिए कोई भी बीजेपी नहीं आई थी। इसलिए देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बांट करके ये अपनी सत्ता में है। ये जानता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की लड़ाई लड़ के हम देश में राज कर सकते हैं, क्योंकि देश में बहुसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक मुसलमान है। तो यही एक मौका है जो लड़ा करके, धमका करके हम इस पर राज कर सकते हैं। और ये कौम, हमारा जो कौम है, धर्म के नाम पे अगर देश को बर्बाद कर रहा है तो गुलामी भी तो हमने झेला था। बिहार के लोग बड़े प्रबुद्ध होते हैं। बिहार की जो परंपरा और इतिहास रही है, खासकर विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, काफ़ी मेधावी होते हैं। एक से एक आईएएस, एक से एक बड़े बड़े पोस्ट की बात करें, पैदा होते ही वो आईएएस से कम और उससे कम की बात नहीं करते, बीपीएससी से कम की बात नहीं करते। क्या वाकई लगता है कि इस देश पे मुसलमानों का कब्जा हो सकता है? कभी नहीं। सर, हमने तो अपने देश के राष्ट्रपति ब्राह्मण को, मुसलमानों को बनाया है। हमने अपने देश के गृह मंत्री मुसलमानों को बनाया है। हमने अपने देश की पहली शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया था। तो तब तो नहीं हुआ। आप लोग इसलिए पूछा कि आप लोग स्टूडेंट है। मुसलमान की जनसंख्या को आज जो हमारे भारत में जनसंख्या है वहां तक पहुंचने में, आंकड़ा उठा के देखिएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं समझते हैं 700 साल लगेंगे। अभी 700 साल बाद ना ये होंगे, ना ये होंगे, ना हम होंगे, ना आप होंगे, लेकिन जो ना वो होंगे जो बचाने का दावा करते हैं। लेकिन उसके ऊपर राजनीति कर करके आज सबकी भविष्य खराब की जा रही है। हम आपके माध्यम से जनता को, अपने भाई बंधु को यही कहना चाहते हैं, जो वर्तमान देखिए और अपने बच्चे का भविष्य देखिए। अपना वर्तमान देखिए पहले, हम कल क्या होगा। हमारे देश पे तो पहले भी राज था मुगल का, कहाँ हम बर्बाद हो गए। हमारे देश में मुगल का राज था ना 300 साढ़े 300 साल। तो जब 300 साढ़े 300 साल मुगल राज किया, उसके बाद भारत बर्बाद नहीं हुआ, तो भारत का नाम भारत नहीं होना चाहिए था। भारत का नाम तो कोई और राष्ट्र के नाम से होना चाहिए था, क्योंकि 300 साल तो मुगल ने राज किया, 200 साल हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया। जब तब हमारी राज सरकार नहीं हिली, तब हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं हिली, तो फिर आज कैसे हिलेगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, किसी भी देश या राष्ट्र को बर्बाद करना हो तो उसकी मूल सभ्यता पर चोट करनी चाहिए। मैकाले ने एक पत्र लिखा था अपने पिता को और कहा था, जो भारत में लोग समृद्ध हैं, भारत में लोग कर्जदार नहीं है, भारत में लोग किसी से कोई द्वेष नहीं रखते हैं। तो बोले थे उनके पिताजी लेटर लिख करके, जो आप भारत के शिक्षा पद्धति को बर्बाद करिए और देखिए भारत कैसे गुलामी की जंजीर में आएगी। इसी तरह ये मोदी जी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, सारे शिक्षा संस्था को बर्बाद कर रही है। एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं चल रही है, एक भी राज्य सरकार की विश्वविद्यालय नहीं चल रही है, हमारी वैकेंसी नहीं पूरी हो रही है। हम क्या करें? तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पे चोट कर रही है, हमारी सभ्यता संस्कृति पे चोट कर रही है। ये धर्म के नाम पे लड़ाना क्या हुआ? अपनी अपनी सभ्यता संस्कृति। अगर हम हिंदू हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है पूजा करना, अगर मेरा भाई कोई मुसलमान है तो उसका कर्तव्य है अजान पढ़ना, उसका कर्तव्य है नमाज पढ़ना। इसलिए हम हमारी कर्तव्य को छोड़ दीजिए, क्या करना है उनकी कर्तव्य पर छोड़ दीजिए। हमारा जरूरत है जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र कैसे समृद्ध होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। और समृद्ध उसी पर होगा जब हम शिक्षा हमें मिल पाएगी, हमारी रोजगार हो पाएगी, हमारी देश में बढ़ते हुए महंगाई कम होगी और
जो बिक रही है हमारी संपत्ति, अगर आपके पिताजी आपको 2 बीघा 2 एकड़ जमीन दे गए हो, अगर उसको बेच करके आप शहर में फ्लैट खरीद लेंगे तो यह विकास नहीं कहते हैं, इसको विनाश कहा जाता है। और मोदी जी विकास नहीं, विनाश पुरुष है और विनाश कर रहे हैं। क्या लगता है आखिरी बात की जिस रेल की आप डिमांड कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे आंकड़े दिए आपको, रेल से पहले इस देश को बचाने की जरूरत है, जो इस देश की संपदा है उसको बचाने की जरूरत है। नहीं, आप इससे सहमत है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, क्योंकि देश बचाने की ज़रूरत है और हमारी जो संपत्ति है उसे बचाने की ज़रूरत है, हमारी जो मान सम्मान है उसे बचाने की ज़रूरत है। चलिए, ये सब बिहार से आए हुए हैं और इनकी मांग रेल की है। रेल, आखिर रेल बचेगा तभी तो रेल इनको मिलेगा, और उससे पहले अगर मिल गया तो जनता के पैसे से वो बिक जाएगा, बाद में कॉर्पोरेट को दे दिया जाएगा। तो क्या वो रेल गरीबों के काम आएगा? सवाल पूछेगा अपने आप से।